हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं केंद्र व राज्य के वित्तीय संबंधों के बारे में। केंद्र व राज्य के वित्तीय संबंधों का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से 293 तक किया गया है। केंद्र व राज्य के वित्तीय संबंधों का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 12 में किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम केंद्र व राज्यों के वित्तीय संबंधों का जिक्र करेंगे, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से 293 तथा भाग 12 में किया गया है। केंद्र तथा राज्य के वित्तीय संबंधों को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, यानी कि अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ेंगे, जिसमें पहला भाग है केंद्र और राज्यों के बीच कराधान शक्तियों का विभाजन और दूसरा है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं केंद्र और राज्यों के बीच में कराधान शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई भी कर, कोई भी टैक्स विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 265 इस बात को स्पष्ट करता है कि कोई भी टैक्स तभी लगाया जाएगा जब विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित हो, अन्यथा वह टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन हमें यहाँ यह बात जान लेनी चाहिए कि इस अनुच्छेद में जो प्रतिषेध किया गया है, जो निषेध किया गया है, वह केवल और केवल कर के लिए किया गया है, टैक्स के लिए किया गया है। शुल्क अथवा अर्थदंड आदि इसके अंतर्गत नहीं आते। जुर्माना इसके अंतर्गत नहीं आता है। शुल्क तथा अर्थदंड इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। केंद्र और राज्यों के बीच में कराधान शक्तियों का जो विभाजन है वो 3 सूचियों के माध्यम से भी है, जिनमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। संघ सूची के टैक्स के विषय इस प्रकार से हैं। संघ सूची में इनकम टैक्स शामिल है, सीमा शुल्क शामिल है, निगम कर शामिल है, स्टाम्प शुल्क शामिल है, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर शामिल है। इसके अलावा राज्य सूची के टैक्स के विषय शराब, अफीम, गांजा आदि पर उत्पाद शुल्क, इसके अलावा विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर टैक्स कर और टोल टैक्स राज्य सूची के कर के विषय हैं। राज्यों की कर निदान की शक्तियों पर अनेक पाबंदियां भी लगी हुई है। राज्य की कर निदान की जो शक्तियां हैं उन पर अनेक पाबंदियां भी लगी हुई है, जिसमें मुख्य इस प्रकार से है। अनुच्छेद 276 के अनुसार, आर्टिकल 276 के अनुसार राज्य विधानमंडल व्यवसाय, व्यापार एवं रोजगार पर कर लगा सकता है। राज्य विधानमंडल व्यवसाय, व्यापार एवं रोजगार पर कर लगा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति पर यह 2500 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये राज्यों की कर निदान शक्ति पर कुछ पाबंदियां हैं। अनुच्छेद 286 के अनुसार राज्य विधानमंडल समाचार पत्रों के अतिरिक्त शेष वस्तुओं के क्रय और विक्रय पर कर लगा सकती है, परंतु इस संबंध में कुछ सीमाएं हैं, जो कि इस प्रकार से है।
जिसमें राज्य के बाहर होने वाले क्रय विक्रय पर कर आरोपित नहीं कर सकता है राज्य। यदि किसी वस्तु का भारत द्वारा आयात या निर्यात हो रहा है तो वह राज्य उस वस्तु पर कर नहीं लगा सकता। ये सीमाएं हैं राज्य के लिए। यदि संसद ने किसी वस्तु को विधि द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार में विशेष महत्व की वस्तु घोषित किया गया है तो राज्य उस पर भी कर नहीं लगा सकता। तो आर्टिकल 286 में इस बात का वर्णन है कि राज्य विधानमंडल समाचार पत्रों की अतिरिक्त शेष वस्तुओं के क्रय और विक्रय पर भी कर लगा सकती है, लेकिन इसमें निम्न सीमाएं हैं भी शामिल है। इसके साथ साथ अवशिष्ट शक्तियों का जिक्र भी भारतीय संविधान में है। अवशिष्ट शक्तियाँ संसद को प्रदान की गई है। संघ सूची पर कानून संसद बनाता है। राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य विधानमंडल बनाता है। संवर्ती सूची के विषयों पर कानून संसद व राज्य विधानमंडल दोनों बनाते हैं और अवशिष्ट शक्तियाँ भी संसद को प्रदान की गई है। अवशिष्ट शक्तियों में मुख्य विषय उपहार, संपदा और व्यय शामिल है। तो उपहार कर, संपदा कर, व्यय कर ये अवशिष्ट शक्तियों के विषय हैं। राज्यों की कर निर्धारण शक्ति पर इसके अलावा भी पाबंदियाँ लगी हुई है, जिसमें मुख्य है अनुच्छेद 287 के अनुसार, आर्टिकल 287 के अनुसार राज्य विधानमंडल बिजली की बिक्री व उसके उपभोग पर कर लगा सकता है। बिजली की बिक्री और उपभोग पर टैक्स लगा सकता है, लेकिन ऐसी बिजली की बिक्री या उपभोग पर कर नहीं लगाया जा सकता जो कि केंद्र द्वारा उपभोग की जाने वाली और केंद्र कोई बेची जाने वाली हो, उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। रेलवे के किसी रख रखाव कार्य में उपभोग की जा रही है, उस पर भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। इसके साथ साथ अनुच्छेद 288 के अनुसार, आर्टिकल 288 के अनुसार, यदि संसद कानून के द्वारा विधि के द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के विकास के लिए प्राधिकरण की स्थापना करती है और वह प्राधिकरण जल या जल विद्युत का संचालन, उत्पादन, उपभोग, वितरण या विक्रय करता है तो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उस पर कर लगा सकेगा, किंतु ऐसी विधि तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि राष्ट्रपति की अनुमति न मिल गई हो। तो इस प्रकार से राज्य की कर निर्धारण की शक्ति पर अनेक पाबंदियां भी लगी हुई है। राज्य सूची के कर से जो राजस्व आता है उसका अधिकार केवल राज्य का होता है। राज्य सूची के कर से जो भी राजस्व प्राप्त होता है, जो भी राजस्व मिलता है, उसका अधिकार केवल और केवल राज्य को है। 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 से पहले केवल दो ही टैक्स संघ सूची के ऐसे थे जो कि केंद्र और राज्यों के बीच में बांटे जाते थे, जिसमें इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी शामिल है। लेकिन वर्तमान में 80वें संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था की गई है कि आर्टिकल 268 और 269 में वर्णित कर जो टैक्स हैं और आर्टिकल 271 में वर्णित अधिभार को छोड़कर संघ सूची के सभी करों के राजस्व को केंद्र और राज्यों के बीच में बांटा जाएगा। 88वां संविधान संशोधन नियम 2003 आर्टिकल 268A जोड़ा गया, जो कि सर्विस टैक्स से संबंधित है, सेवा कर से संबंधित है। केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व का वितरण। वर्तमान में संघ सूची के विभिन्न करों से प्राप्त राजस्व का वितरण निम्न प्रकार से किया जाता है, जिसमें शामिल है आर्टिकल 268 अनुच्छेद 268 के अनुसार केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा एकत्रित तथा प्रयोग किए जाने वाले करों की चर्चा इस अनुच्छेद में की गई है, यानी कि अनुच्छेद 268 में की गई है, जिसमें स्टाम्प शुल्क शामिल है, औषधियों
और प्रसाधन उत्पादकों पर लिया जाने वाला उत्पाद शुल्क भी शामिल है। अनुच्छेद 268 ए अनुच्छेद 268 के अनुसार केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले केंद्र तथा राज्यों द्वारा एकत्रित तथा प्रयुक्त किए जाने वाले कर की चर्चा इस अनुच्छेद में की गई है, जिसमें सेवा कर शामिल है। केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों में केंद्र के द्वारा समय समय पर राज्यों को अनुदान भी दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, सहायता दी जाती है, जिसमें विधिक अनुदान शामिल है। विधिक अनुदान का जिक्र अनुच्छेद 275 में किया गया है। इसके अलावा विवेकाधीन अनुदान भी शामिल है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 282 में किया गया है। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का जो वितरण है, जिसमें वर्तमान में संघ सूची के विभिन्न करों से प्राप्त राजस्व का वितरण निम्न प्रकार से किया गया है। अनुच्छेद 269 के अनुसार केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले तथा एकत्रित किए जाने वाले किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले करों की चर्चा इस अनुच्छेद में की गई है। अनुच्छेद 269 में ऐसे करों का जिक्र किया गया है जो केंद्र के द्वारा लगाए जाने तथा एकत्रित किए जाने वाले किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले करों की चर्चा अनुच्छेद 269 में की गई है, जिसमें वस्तुओं के अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान होने वाले क्रय विक्रय पर कर, माल या सामान के अंतर्राज्यीय व्यापार के परीक्षण पर कर शामिल है। अनुच्छेद 270 के अनुसार केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले तथा एकत्रित किए जाने वाले किंतु केंद्र और राज्यों में बांटे जाने वाले करों का जिक्र अनुच्छेद 270 में किया गया है। अनुच्छेद 271 के अनुसार अनुच्छेद 269 व 270 में जिन करों का उल्लेख किया गया है, उन करों पर संसद अधिबार सरचार्ज लगाकर वृद्धि कर सकती है और उस वृद्धि से जो प्राप्त राशि होगी वह भारत की संचित निधि में जमा होगी। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों का जिक्र किया। पहले की 2 वीडियो में हमने केंद्र और राज्यों के विधायी संबंधों और इसके साथ साथ केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों के बारे में पढ़ लिया है।